मेरे देश चैनल में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो है दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ दिस वीडियो। तो मैं पहली क्लास में डिस्क्राइब करना चाहूँगी, सिलेबस को डिस्क्राइब करना चाहूँगी। तो आज के क्लास वालों जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेकंड इसको सेट करें। ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, सिविक्स के स्टूडेंट हैं ट्वेल्थ क्लास में, उनका जो सिलेबस है ट्वेल्थ क्लास का सिविक्स का नागरिक शास्त्र का, देखिए आपके जो पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है, दो भागों में डिवाइड है, एक खंड का और दूसरा खंड का। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका देखिए सेक्शन ए में 3 इकाइयां हैं। 3 इकाई में आपके 7 चैप्टर हैं। ठीक है, पहला है आपका 2 ध्रुवीयता का, दूसरा है आपका सत्ता के समकालीन खेल, तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संगठन, 5वां चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, नेक्स्ट है वैश्वीकरण। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं कि इस वाले 11th में आपकी थ्योरी थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब इसमें आपका क्या बढ़ गया, इसमें आपका आईआर लगा दिया, इंटरनेशनल रिलेशंस लगा दिए, या हम कहें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात हो रही है। वहाँ के टॉपिक्स लेकर के आपकी ये इसके भाग ये खंड का में दिए गए। तो देखिए, पहले तो हमें यही जानना होगा इस खंड का को समझने के लिए कि उस समय जिस समय की राजनीति के बारे में बात की जा रही है, उस समय विश्व में क्या हालात थे। तो पहले टॉपिक है आपको 2 ध्रुवीयता का। अब 2 ध्रुवीयता क्या होती है, ठीक है। तो 2 ध्रुवीयता से आशय है कि विश्व में 2 महाशक्तियों का अस्तित्व है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है 2 खेमों में बढ़ गया, या हम कहें 2 गुटों में बढ़ गए। जो पूरा विश्व था वो कितने गुटों में बढ़ गया, 2 गुटों में बढ़ गया पूरा विश्व। तो एक गुट था पश्चिमी गुट और दूसरा था आपका पूर्वी गुट। ठीक है, तो यह हम यूं कहें कि एक गुट था पूंजीवादी गुट और दूसरा था साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, 2 गुट थे। ठीक है, दूसरा गुट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, सोवियत। ठीक है, तो आपको क्लियरली वर्ड याद होने चाहिए। एक आपको विश्व राजनीति के बारे में पढ़ रहे हो आप, तो उस समय विश्व कितने गुटों में बटा था, 1945 से। कहने का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है 2 गुटों में बढ़ गया। ये आप अपने दिमाग में सेट कीजिएगा कि हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है। यहाँ पे जो विश्व है वो 2 गुटों में बढ़ गया। ठीक है, एक का प्रतिनिधित्व कर रहा है पूंजीवादी गुट, दूसरा है पहला है पूंजीवादी गुट और दूसरा है साम्यवादी गुट। पहले गुट का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा है, दूसरे को सोवियत संघ। ठीक है, और दोनों में क्या था, दोनों में एक तरीके से शीत युद्ध था। अब चूंकि हम शीत युद्ध नामक जो चैप्टर है इससे पहले था आपके सिलेबस में, पर इसे अभी हटा दिया गया। तो हमारी जो चर्चा होगी, जो हमारी बात होगी, ये टॉपिक को जिस समय मैं इसे समझाऊंगी चैप्टर वाइज, तब मैं डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी तरीके से इसको मैं व्याख्या करूंगी इसकी कि किस तरीके से विश्व 2 गुटों में बटा, उसके क्या कारण थे, और 2 ध्रुवीयता, 2 ध्रुव मतलब 2 पोलर, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। इसी तरीके से एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ आपका सोवियत संघ था। इस समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व रसिया का है, रसिया आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे कब ये सोवियत संघ से रसिया में कन्वर्ट हुआ, कैसे हुआ, कौन सी कंडीशन थी। तो यदि हम इसका छोटा इस तरीके से हल्की फुल्की कहते हैं एक ब्रीफ में संक्षिप्त में समझ लेंगे तो इसका हमें इसे आंसर राइटिंग करने में सरल होगा। अगर हम इसे पहले सुन ले, समझ ले, उसके वीडियोस देख ले,
तो जब आप लोग किताब से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। या फिर यूँ कहिएगा कि एक थीम, कहते हैं स्टोरी टाइप आपके माइंड में बन जाएगी कि जब पहला चैप्टर जैसे ही नाम आएगा दो विजेता का मतलब रोधन होना, अलग ग्रुप होना विश्व में 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और पहले ग्रुप का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था पहले। और इसी तरीके से अब टॉपिक का नाम है दो दुनिया का, किस तरीके से इसका अंत होता है, विश्व में ऐसी कौन सी घटना घटित हो जाती है जिसके कारण ये दो दुनिया का अंत हो जाता है। ठीक है, विश्व फिर बहुत दुनिया की ओर चला जाता है, क्या ऐसा होता है, तो इसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे तभी बताएंगे। ठीक है, सत्ता के समकालीन केंद्र, उस समय सत्ता के कौन कौन से या इस समय सत्ता के कौन कौन से समकालीन केंद्र, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया मतलब ये देखिए ये है ग्लोब है ये, और ये देखिए एशिया है पूरी। तो एशिया के चार भाग हैं, ठीक है, एक आपकी वेस्ट एशिया है, एक ईस्ट एशिया है, एक नॉर्थ में भी जा रहा है और एक साउथ एशिया। भारत किसमें आता है? साउथ एशिया में। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्पोरेरी साउथ एशिया, हम कंटेम्पोरेरी समकालीन समय। तो साउथ एशिया में इस समय जो है तकरीबन 8 कंट्री या कहें 60 के जो लक्ष्य से एक संगठन है उसके जो देश है तकरीबन वही काउंट किए जाते हैं, या फिर हम उसमें थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो म्यांमार को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी इसको तब मैं ग्लोब पर ही इसको समझाऊंगी जिससे कि आपको लोकेशन भी समझ लगेगा। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में। यूएनओ को मतलब न्यूज पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हो, यूएनओ ने यहाँ अपनी शांति सेना भेजी या वहाँ भेजी, तो ऐसे यूएनओ के बारे में हम पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम पढ़ेंगे, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ेंगे और विश्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वाइड स्तर पर काम कर रहे हैं, जो विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं, जो विश्व के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा मतलब सुरक्षा क्या है? किसी चीज से अपने आप को सुरक्षित कराना। तो विश्व में इस समय सुरक्षा जो है समकालीन विश्व सुरक्षा, जहाँ आतंकवाद का खतरा है, पर्यावरण खतरा है, ऐसे में समकालीन विश्व में सुरक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है? सिक्योरिटी किसे कहेंगे? क्या केवल तीर कमान और हथियार से मारने से सुरक्षित रहे व्यक्ति है, किसी और से भी है? ठीक है, तो और चीजों से भी रहने की आवश्यकता है। आज तीर की अपेक्षा भूख से भी मर रहा है, तो हमें उससे भी सुरक्षित होना चाहिए। समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में रियो सम्मेलन के बारे में हम जिक्र पढ़ेंगे तो सारे ही उसके बारे में। पर चूंकि ये इसमें इवेंट है रियो सम्मेलन, और जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं, या फिर हम कहेंगे इसको एजेंडा 21 भी कहते हैं, तो कई नामों से इसको जिक्र किया जाता है इसका, और क्वेश्चन आता है ये डॉक्टर कि किसी भी तरीके से आए इस चैप्टर से क्वेश्चन लगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व का एक हो जाना। तो इसमें जो भी इसके प्रभाव है कार्य है इस चैप्टर में ना चैप्टर वाइज में कराऊंगी, क्वेश्चंस भी समझाऊंगी आप लोगों के लिए, आंसर भी समझाऊंगी। सेकंड हमारा पार्ट है देखिएगा, ये हमारा जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके ऊपर है, या यूँ कहिएगा कि हमारे राष्ट्र की हमारे नेशन बिल्डिंग्स के क्या क्या जो फीचर्स हैं उनके बारे में, या कौन कौन सी घटनाएं हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद घटी हुई, वो कह लीजिए। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जब भारत स्वतंत्र हो रहा है तो उस समय उसके सामने क्या क्या चुनौतियां, ये क्वेश्चन आता है और इस साल भी आया हो, ये 323 के सेट में आया हुआ था, जो आप लोग डालते हैं उसमें ये क्वेश्चन था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, इसी तरीके से एक करके प्रभुत्व का दौर आया था भारत में। ठीक है, इंदिरा गांधी वन पार्टी सिस्टम हो गया था, तो क्या प्रभुत्व का दौर क्या था उस समय, किस तरीके से कांग्रेस प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन आए। इसके बाद नियोजित विकास की राजनीति, मतलब विकास किस तरीके से सुनियोजित तरीके से, पहले भी जो होनी पंचवर्षीय योजनाएं जो निकल के आई हैं उसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे। पर ये टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तभी उसमें डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत के विदेश संबंध। किस किस के साथ है? मेजर कंट्रीज लाइक रसिया, अमेरिका एंड चाइना। रसिया अमेरिका महाशक्तियां हो गई। इसके बाद चाइना, पाक के साथ भारत के, पाकिस्तान के साथ इसके पड़ोसी संबंध हो गए। और छोटे छोटे लाइक श्रीलंका, मालदीव और आपके भूटान, नेपाल के साथ इसके कैसे संबंध रहे, ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमें 5 चीजें एक्चुअली क्वेश्चन कहाँ से मिलता है? चाइना से मिलता है, या भारत के अपने पड़ोसी देशों से कैसे संबंध रहे, या कोई टेक्निकल और लगा दिया जाएगा कि दक्षिण एशिया में भारत की जो बिग ब्रदर की भावना है उसकी वजह से मतलब किस तरीके से उसके संबंध प्रभावित हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। जब हमें टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसकी कम्युनिकेशन भी सारे समझाएंगे। कांग्रेस प्रणाली की मौजूदा और स्थापना। कांग्रेस प्रणाली जो सिस्टम था वो किस तरीके से दोबारा से फिर स्टैब्लिश होता है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं ये देखेंगे। उसके बाद उनके नेक्स्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन, ये क्यों आया, ये एक्चुअली क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उस समय थोड़ा सा ये लगा कि लोकतंत्र को झटका लगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहा गया उसको, क्योंकि उन्होंने जो है 356 का बहुत यूज किया, या जो भी है उन्होंने जो है 352 भी यूज करा दिया आंतरिक इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर। तो कुछ चीजें थी ऐसी जो समझाई जाएंगी। फिर इस पे एक क्वेश्चन है जो बहुत बनता है। ठीक, यही क्वेश्चन है इस पर, आपातकाल से आप क्या समझते हो और आपातकाल के कारण और प्रभाव, ये फेवरेट क्वेश्चन बताइए, इसलिए आप यहाँ से तैयारी करके जाए। ठीक है, उसके बाद उनकी नेक्स्ट क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारतीय राजनीति पर नहीं होगा। क्षेत्रीय आकांक्षा मतलब जो हमारे क्षेत्रीय संगठनों का बदलाव हो रहा है, क्या क्या ऐसी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्या जगह मतलब क्या उनकी आवश्यकताएं जिसके कारण क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हो रहा है, क्षेत्रीय राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी के साथ भारतीय राजनीति में नए बदलाव, क्या क्या नए 1991 के बाद, क्योंकि माना जाता है इस वर्ष 1991 वर्ष को ये माना जाता है कि उससे क्योंकि भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण इसी साल से प्रभावी हुआ। तो भारतीय राजनीति में क्या नए बदलाव आए इससे, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे हम बंद करके एक क्लास में यूट्यूब में करेंगे। सो प्लीज आप लोग मेरी क्लास, मेरे जो भी वीडियोज आए उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो उसका जो है पूरा वीडियो देखें और फॉलो भी करें। सो प्लीज, थैंक यू।